Now we are going to discuss about the alimentary canal. What is alimentary canal? Students, as you know that alimentary canal is a tube-like structure which extends from mouth and ends in the form of anus. यानी alimentary canal एक ट्यूब-like स्ट्रक्चर है जो माउथ से ओरिजिनेट होता है और यह एनस के फॉर्म में इंड होता है। ठीक है, इसका मतलब एलिमेंट्री कैनाल में दो ओपनिंग पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज एंटीरियर ओपनिंग दैट इज नोन एज माउथ एंड सेकंड वन इज पोस्टेरियर ओपनिंग विच इज नोन एज एनस। तो हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के एक एक पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि हमारा एलिमेंट्री कैनाल कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, उसका हम लोग एक लिस्ट तैयार करते हैं। तो चलिए हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट एलिमेंट्री कैनाल इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। एलिमेंट्री कैनाल, what is alimentary canal? Alimentary canal, it is a tube, it is a tube like structure, it is a tube like structure which it is a tube like structure which starts from mouth, and ends in the form of anus, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोगों ने जान लिया है कि एलिमेंट्री कैनाल इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स इन द फॉर्म ऑफ एनस। तो एलिमेंट्री कैनाल में दो ओपनिंग पाया जाता है। एलिमेंट्री कैनाल हैज टू ओपनिंग। First is anterior opening. Which is known as mouth, and second one is posterior opening, which is known as anus। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग जान लिए कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है। इट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स इन द फॉर्म ऑफ एनस। एलिमेंट्री कैनाल हैज टू ओपनिंग। फर्स्ट वन इज एंटीरियर ओपनिंग दैट इज नोन एज माउथ, सेकंड वन इज पोस्टेरियर ओपनिंग दैट इज नोन एज एनस। तो इसको आप नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का हम लोगों ने लिस्ट बना लिया है। हमारे एलिमेंट्री कैनाल में अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग पार्ट्स पाए जाते हैं और हर एक पार्ट्स का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। तो फर्स्ट जो पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का वो माउथ है, और मैंने पहले ही बतलाया है कि माउथ इज ऑल्सो नोन एज एंटीरियर ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। माउथ लीड्स टू ए स्मॉल कैविटी लाइक स्ट्रक्चर, that structure is known as buccal cavity or oral cavity. Oral cavity again leads to a common passage which is known as pharynx. Pharynx leads to food pipe or esophagus. Esophagus again leads to a bag like structure which is known as a stomach. A stomach opens in a highly coiled tube like structure which is known as a small intestine, and a small intestine opens in a
large intestine which is responsible for formation of fecal matter from undigested food particles, and the last one is anus which is known as posterior opening of the alimentary canal. तो बच्चों आप इस पार्ट्स को आप नोट कर लें, इसके बाद हम लोग एक एक पार्ट्स का फंक्शन स्टडी करेंगे जो कि आपके 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है और वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हो। हम लोग बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, हम लोग आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो पार्ट है दैट पार्ट इज नोन एज माउथ। तो माउथ क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ लिख देंगे कि व्हाट इज माउथ। माउथ इज ए transverse opening. Mouth is a transverse opening of alimentary canal which माउथ इज ए ट्रांसवर्स ओपनिंग। ये कैसा ओपनिंग है बच्चों? ये ट्रांसवर्स ओपनिंग है। माउथ इज ए ट्रांसवर्स ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल which is guarded by upper and lower lips, तो माउथ क्या है बच्चों? एक ट्रांसवर्स ओपनिंग है। दिस इज द ट्रांसवर्स स्लिट लाइक स्ट्रक्चर। तो इस ट्रांसवर्स ओपनिंग को कौन गार्ड करता है? अपर एंड लोअर लिप्स। तो बच्चों एलिमेंट्री कैनाल का जो पहला इंटीरियर ओपनिंग है, जो पहला ट्रांसवर्स ओपनिंग है, दैट ओपनिंग इज नोन एज माउथ। ठीक है, तो माउथ इज ए ट्रांसवर्स ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच इज गार्डेड बाय अपर एंड लोअर लिप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल food enters inside the body. Food enters inside the body through mouth. यानी हमारे बॉडी के अंदर जो फूड पार्टिकल्स इंटर करता है वो माउथ से ही इंटर करता है। ठीक है, माउथ लीड्स इनटू ए स्पेशल कैविटी, दैट कैविटी इज नोन एज बकल कैविटी। तो सेकेंड पार्ट क्या है बच्चों? सेकेंड पार्ट इज नोन एज बकल कैविटी और ओरल कैविटी। माउथ लीड्स इनटू ए स्मॉल कैविटी लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज बकल कैविटी और ओरल कैविटी। तो ये कैविटी क्या है इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग नोट करेंगे इट इज ए स्मॉल कैविटी, it is a small cavity which is surrounded by teeth and gums. Second one is palate. Which is superior.
in position, which is superior in position, teeth and gums laterally arranged, Third one is tongue inferior in position, ठीक है बच्चों। बकल कैविटी क्या है? बकल कैविटी और ओरल कैविटी इट इज अ स्मॉल कैविटी which is surrounded by teeth and gums laterally arranged. Second one is palate which is superior in position. आप बकल कैविटी में देखोगे ऊपर की ओर जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग पैलेट कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? पैलेट बोलते हैं। माउथ, this is the opening of alimentary canal which is known as mouth. Mouth leads into buccal cavity. बकल कैविटी का सुपीरियर पार्ट क्या है? पैलेट है। बेसल पार्ट क्या है? इंफीरियर पार्ट टंग है। और इस बकल कैविटी के चारों तरफ लेटरली क्या पाया जाता है? कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है? टीथ एंड गम्स पाया जाता है। तो बच्चों बकल कैविटी और ओरल कैविटी is a small cavity which is surrounded by these structures, teeth and gums, palate and tongue. In this buccal cavity there is a specialized digestive glands which is situated inside this, and that gland is known as salivary gland. There are 3 pair of salivary glands present inside the buccal cavity, as we have discussed earlier in the digestive glands that there are 3 paired structure which is located inside the buccal cavity, and that structure is known as salivary gland. Salivary gland secretes a watery fluid which is known as saliva. तो इसको आप नोट कर लो बच्चों। फिर हम लोग आगे स्टडी करेंगे सैलिवरी ग्लैंड के बारे में। बच्चों सैलिवरी ग्लैंड्स एक स्पेशल टाइप का वाटरी फ्लूइड सिक्रीट करता है, दैट सिक्रीशन इज नोन एज सलाइवा। तो यह सैलिवरी ग्लैंड्स 3 पेयर में पाया जाता है। सैलिवरी ग्लैंड्स आर फाउंड इन 3 पेयर्स एंड सैलिवरी ग्लैंड सिक्रेट्स सलाइवा। हम लोग यहां लिख सकते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स सिक्रेट्स सलाइवा। ठीक है। सलाइवा क्या है? वाटरी फ्लूइड है, वाटरी सिक्रेशंस है। ठीक है, वाटरी सिक्रीशन है। सलाइवा में होता क्या है? तो मैंने आपको पहले ही वीडियो के फर्स्ट पार्ट में ही बतलाया था कि सलाइवा में कुछ खास तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। दैट एंजाइम इज नोन एज सैलिवरी एमाइलेज और टाइलिन। तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे। सलाइवा कंटेन्स an enzyme called salivary amylase, which is also known as tyline, ठीक है बच्चों। ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है? तो यह स्टार्च को शुगर में चेंज करता है।
ठीक है। तो सलाइवरी एमाइलेज एक स्पेशल टाइप का एंजाइम है जो कि स्टार्च को क्या करता है, शुगर में कन्वर्ट करता है। तो डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है बच्चों जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। हम सभी जानते हैं डाइजेशन इज ए फिजियोकेमिकल प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल फूड पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। तो बच्चों ये स्टार्च कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और सलाइवरी एमाइलेज के कारण ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहला जो डाइजेशन हमारे फूड का होता है वो होता है स्टार्च। याद रखिएगा, सबसे पहला जो फूड हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है वो कौन सा पार्ट है, कौन सा नाम है उसका? उसका नाम है स्टार्च। यानी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है और वो भी 30% स्टार्च का ही डाइजेशन होता है, 30% कार्बोहाइड्रेट का ही डाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये बात हम लोग जान गए कि बकल कैविटी के अंदर सैलिवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि 3 पेयर में होते हैं। सैलिवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा, सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सैलिवरी एमाइलेज। तो बच्चों स्टार्च जो है सैलिवरी एमाइलेज के प्रेजेंस में शुगर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। बकल कैविटी में एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम टीथ के नाम से जानते हैं। तो बच्चों हम लोग टीथ के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, टूथ डीके में अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे उसका। तो हमारे बॉडी के अंदर जो टीथ पाया जाता है वो 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज इंसीजर, सेकेंड वन इज केनाइन, थर्ड वन इज प्रीमोलर एंड फोर्थ वन इज मोलर। फोर्थ वन इज मोलर। तो हमारे बॉडी के अंदर जो टीथ पाए जाते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज इंसीजर, सेकेंड वन इज केनाइन, थर्ड वन इज प्रीमोलर, फोर्थ वन इज मोलर। तो बच्चों इंसीजर और केनाइन फूड को कटिंग में हेल्प करते हैं, कटिंग ऑफ फूड को काटने में, फूड को कुतरने में हेल्प करते हैं। प्रीमोलर और मोलर फूड को क्या करते हैं? क्रशिंग में हेल्प करते हैं, क्रशिंग ऑफ फूड को क्रश करने में, फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। बेसिकली हम लोग को एक आइडिया मिल गया कि टीथ 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज इंसीजर, सेकेंड वन इज केनाइन, थर्ड वन is premolar, fourth one is molar. Incisor and canine helps in cutting of the food material. Premolar and molar helps in crushing of the food, grinding of the food materials. ठीक है बच्चों, तो बकल कैविटी के अंदर जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उसमें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है टीथ, क्योंकि ये फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो टूथ का या टीथ का एक इंपॉर्टेंट रोल है और टीथ से जो फूड मटेरियल सिंपल फॉर्म में चेंज होते हैं, सिंपल पार्टिकल्स में टूटते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल डाइजेशन या मैकेनिकल डाइजेशन। याद रखिएगा बच्चों, अगर हम टीथ से ग्राइंड करते हैं फूड मटेरियल को तो इसको हम लोग फिजिकल डाइजेशन या मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, फिजिकल या मैकेनिकल डाइजेशन टेक्स प्लेस बाय टीथ ऑफ द बकल कैविटी, बट केमिकल डाइजेशन टेक्स प्लेस बाय सैलिवरी एमाइलेज इन बकल कैविटी. Salivary amylase breaks the starch into sugar. तो बकल कैविटी में 2 तरह का डाइजेशन होता है बच्चों,
एक मैकेनिकल डाइजेशन जिसमें हम अपने दांतों से फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, ग्राइंड करते हैं, क्रश करते हैं। तो ऐसे डाइजेशन को फिजिकल डाइजेशन कहते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। और यदि एंजाइम्स की सहायता से अगर फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन होता है तो उसको हम केमिकल डाइजेशन कहते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पार्ट को स्टडी करेंगे। बच्चों, जो थर्ड पार्ट है उस पार्ट को हम लोग कहते हैं फेरिंग्स। और फेरिंग्स क्या है? एक कॉमन स्पेस है जिसमें इसोफेगस और ट्रैकिया आकर खुलते हैं। एक ऐसा कॉमन स्पेस जिसमें 4 पार्ट्स आकर आपस में मिलते हैं। सबसे पहले बकल कैविटी लीड करता है फेरिंग्स में। इसके बाद नेजल चेंबर से जो पार्ट आता है, नेजल कैविटी से जो पार्ट आता है, वो पार्ट इस फेरिंग्स में खुलता है, यानी अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। पैलेट के ऊपर जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है वो आकर इसमें खुलता है। नीचे से ट्रैकिया और एसोफेगस आकर खुलते हैं। तो यह एक कॉमन स्पेस है, तो हम लोग इसको नोट कर लें। इट इज ए कॉमन स्पेस, इट इज ए कॉमन स्पेस in which trachea and esophagus opens। ठीक है बच्चों, तो यह एक कॉमन स्पेस है जिसमें ट्रैकिया और इसोफेगस क्या करते हैं, उसमें खुलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं। This is the trachea which opens in pharynx, and this is the food pipe। ये क्या है? फूड पाइप है जो कि इस एरिया में खुलता है। This is the nostrils or nose, this is the nasal chamber, this is the nasal cavity। Nasal cavity opens in pharynx, this is the mouth। ये क्या है? माउथ है। माउथ ओपन्स होता है बकल कैविटी में। बकल कैविटी आगे किस में खुलती है? तो बकल कैविटी खुलती है किस में? एक कॉमन स्पेस में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। तो फेरिंग्स एक ऐसा स्पेस है, एक ऐसा चौराहा है जिसमें 4 पार्ट्स आकर मिलते हैं। एक रिस्पायरेटरी सिस्टम का अपर पार्ट, दूसरा बकल कैविटी, तीसरा ट्रैकिया और चौथा इसोफेगस। तो यह एक कॉमन स्पेस है जिसमें ट्रैकिया और एसोफेगस खुलते हैं। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसोफेगस और ट्रैकिया इस कॉमन स्पेस में खुलते हैं। इसमें किसी तरह का डाइजेशन नहीं होता है बच्चों। देयर इज नो डाइजेशन, देयर इज नो डाइजेशन। यहाँ किसी तरह का डाइजेशन नहीं होता है। हम लोग टंग से क्या करते हैं? फूड पार्टिकल्स को सैलो करते हैं, और सैलो करने के बाद फूड मटेरियल्स फेरिंग्स से होते हुए इसोफेगस में पहुंचता है। तो 4th पार्ट जो है उसको हम कहते हैं इसोफेगस। 4th पार्ट इज नोन एज इसोफेगस, विच इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप। तो यह इसोफेगस एक
इम्पॉर्टेंट ट्यूब है जो कि हमारे फेरिंग्स से ओरिजिनेट होता है। और बच्चों फेरिंग्स से ही रियल में ट्यूब शुरू हो जाता है। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट हुआ था माउथ से, और माउथ को हम लोग एंटेरियर ओपनिंग कहते हैं। माउथ ओपन्स होता है बकल कैविटी में, दैट इज ऑल्सो नोन एज ओरल कैविटी। ओरल कैविटी खुलता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स जिसे हम कॉमन स्पेस हम लोगों ने स्टडी किया, जिसको हम लोगों ने कॉमन स्पेस बोला, ठीक है। इसके बाद इसोफेगस खुलता है, यानी फेरिंग्स लीड्स इनटू इसोफेगस एंड इसोफेगस इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप। तो इसोफेगस से ही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है। तो हम लोग लिख देंगे इट इज ए ट्यूब, it is a tube which arises from pharynx, and its bag like structure which is known as stomach। तो इसोफेगस में हम लोग क्या लिख देंगे, it is a tube which arises from pharynx and ends in stomach। ठीक है बच्चों। तो ये इसोफेगस जो है वो डायफ्राम को पियर्स करके ये स्टमक में जाकर खुलता है। यानी हम कह सकते हैं कि डायफ्राम एक ऐसा मस्कुलर सीट है जिसे इसोफेगस जो है वो पियर्स करके स्टमक में ओपन करता है। बच्चों इसोफेगस जो कि मैंने कहा कि ये पहला ट्यूब है जो कि रियल में फेरिंग्स से निकलता है। अभी तक हमें ट्यूब नहीं मिला था, लेकिन यहाँ से हम लोग को ट्यूब मिलना शुरू हुआ है। तो इट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच अराइजेस फ्रॉम फेरिंग्स एंड इंड्स इन ए बैग लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज स्टमक। तो इसोफेगस के वॉल में कुछ सर्टेन मसल्स पाए जाते हैं। वह मसल्स क्या करते हैं, वह मसल्स एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट क्रिएट करते हैं। आप जानते हो कि मसल्स हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो बच्चों मसल्स का काम ही है कॉन्ट्रैक्ट करना, तो यह एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट क्रिएट करते हैं जिसे हम पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी कहते हैं। तो हम लोग लिख लेंगे इनर वॉल ऑफ स्टमक, सॉरी इनर वॉल ऑफ इसोफेगस, inner wall of esophagus contains muscles which causes a special movement, called peristalsis or peristaltic movement ठीक है बच्चों। तो यहाँ इसोफेगस के इनर वॉल में कुछ सर्टेन मसल्स पाए जाते हैं और वह मसल्स क्या काउज करते हैं, एक स्पेशल मूवमेंट जो पेरिस्टाल्टिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाता है। ठीक है बच्चों, यह मूवमेंट क्या करता है, फूड पार्टिकल्स को आगे पुश करता है। तो हम लोग लिखेंगे पेरिस्टाल्सिस pushes the digested food particles into a stomach ठीक है बच्चों। तो it is a tube which arises from pharynx and ends in stomach. The inner wall of esophagus contains muscles which causes a special movement called peristalsis or peristaltic movement.
पेरिस्टालसिस पुशेस द डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स इनटू स्टमक। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि यह इसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो फेरिंग से एराइज होता है, स्टमक में खुलता है, और इसोफेगस का जो इनर वॉल है उसमें मसल्स पाए जाते हैं जो कि एक खास तरह का मूवमेंट करते हैं जिसमें फूड पार्टिकल्स आगे की ओर पुश होता है। ऐसे मूवमेंट को हम लोग पेरिस्टालसिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे स्टडी करते हैं स्टमक। बच्चों जो अगला पार्ट है जिसे हम स्टमक के नाम से जानते हैं, और यह जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आते हैं और इसमें भी फूड का डाइजेशन होता है। तो हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया कि फूड मटेरियल का जो पहला डाइजेशन होता है वो बकल कैविटी में होता है, माउथ के अंदर कैविटी में होता है, और वहाँ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ था। इसके बाद बीच में कहीं डाइजेशन नहीं हुआ, केमिकल डाइजेशन। बकल कैविटी के बाद जो दूसरा डाइजेशन होगा वो स्टमक में होगा। ठीक है, तो बच्चों स्टमक में एक खास तरह का ग्लैंड पाया जाता है जिसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बतलाया था कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो जूस निकलता है उसे हम लोग गैस्ट्रिक जूस के नाम से जानते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस एक खास तरह का जूस है जो कि स्टमक में रिलीज होता है। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए मैंने बना दिया। दिस इज द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये क्या है? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है। ठीक है, और इससे जो सिक्रीशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? उसको हम लोग कहेंगे गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस। ठीक, और यहाँ पे स्फिंक्टर पाए जाते हैं। दिस इज नोन एज कार्डियक स्फिंक्टर, क्योंकि ये हार्ट के पास पाया जाता है इसलिए इसका नाम है कार्डियक स्फिंक्टर। और यहाँ पे भी स्फिंक्टर लगा होता है जिसको हम लोग पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसमें स्फिंक्टर पाए जाते हैं। स्फिंक्टर इज ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर। इसमें रिंग पाए जाते हैं जो कि मसल्स का बैंड होता है। स्फिंक्टर इज ए बैंड ऑफ मसल्स। ये क्या करता है? ओपनिंग को खोलता और बंद करता है। ठीक है, तो यहाँ इसोफेगस से, चूंकि यहाँ इसोफेगस है, इसोफेगस से फूड पार्टिकल्स इसमें इंटर करता है। तो इंटर करने के समय ही ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस से जो एंजाइम्स निकलेंगे वह भी फूड मटेरियल्स को डाइजेस्ट करेंगे। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो जूस निकलता है उसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। और यहाँ प्रोटीन का डाइजेशन होता है। इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या निकलते हैं उसको हम लोग नोट कर लेते हैं बच्चों। यहाँ लिखते हैं, इट इज ए जे शेप्ड स्ट्रक्चर। इट इज ए जे शेप्ड स्ट्रक्चर। inner wall of stomach contains gastric juice. Gastric juice contains
HCl, that is known as hydrochloric acid. Second one is mucus, which is a protective secretion. Third one is pepsin. Pepsin is an active enzyme which is present in inactive form, that is known as pepsinogen. तो बच्चों जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं वो 3 टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज HCl which is known as hydrochloric acid. Second one is mucus which is slippery substance which is protective substance. Third one is pepsin and pepsin is the protein digestive enzymes. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम. प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम. HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है. ये फूड को क्या करता है? एसिडिक बनाता है. ये फूड को क्या करता है? एसिडिक बनाता है. ठीक है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, मिनरल एसिड है, तो यह फूड मटेरियल को क्या करता है? एसिडिक बनाता है. म्यूकस क्या करता है? म्यूकस का इम्पोर्टेंट रोल है हमारे स्टमक में, क्योंकि जैसे ही HCl का सिक्रीशन होगा तो म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है. बच्चों आप देख लीजिए, म्यूकस यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, जिससे क्या होगा? हमारा जो इनर वॉल है स्टमक का वो जलेगा नहीं. तो ये प्रोटेक्टिव लेयर कौन बनाता है? म्यूकस. म्यूकस फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव लेयर which neutralizes the effect of hydrochloric acid. Mucus protects the inner wall of a stomach from burning. तो म्यूकस यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमारे इनर लाइनिंग को जलने से बचाता है. यानी हम ये कहें कि HCl के इफेक्ट को वह न्यूट्रलाइज कर देता है. ठीक है, तो ये तीनों एक इम्पॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि रिलीज होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड से. यहाँ पे HCl क्या करता है बच्चों? HCl फूड को एसिडिक बनाता है और HCl क्या करता है? जर्म्स को किल करता है. किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन फूड. ठीक है, तो HCl का फंक्शन क्या हो गया? इट मेक्स द फूड एसिडिक, इट किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन फूड मटेरियल. ठीक है, और यह HCl क्या करता है? यह पेप्सिन एंजाइम को एक्टिव करता है. एक्टिवेट द पेप्सिनोजेन इंटू पेप्सिन. यानी यह HCl सबसे पहले इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजेन को एक्टिव बनाता है. तो ये आपके NCERT में नहीं दिया गया है, लेकिन मैंने यहाँ नाम लिख दिया. पेप्सिनोजेन इनएक्टिव स्टेज में होता है, HCl के प्रेजेंस में यह एक्टिव होता है. तो HCl का फंक्शन यहाँ इम्पोर्टेंट है बच्चों. HCl makes the food acidic, HCl kills the germs present in the food, HCl activates the inactive pepsinogen into active pepsin enzyme. ठीक है बच्चों, तो यहाँ स्टमक में गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है और इस स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है. देयर इज द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस. तो यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया कि स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट हो गया. तो यहाँ दूसरा डाइजेशन हुआ. अब तीसरा डाइजेशन कहाँ होगा? तो तीसरा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा. स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होगा, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होगा. तो चलिए हम लोग अगला पार्ट स्टडी करते हैं.
स्मॉल इंटेस्टाइन। बच्चों जो अगला पार्ट है उसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। यहाँ हम लोग लिख देंगे इट इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज डिओडेनम। फर्स्ट वन इज डिओडेनम। सेकेंड वन इज जेजुनम एंड थर्ड वन इज इलियम। तो बच्चों यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 3 पार्ट में 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज डिओडेनम, सेकेंड वन इज जेजुनम एंड थर्ड वन इज इलियम। तो बच्चों यहाँ जो डाइजेशन है ये 2 पार्ट में होता है, एक डिओडेनम में और सबसे लास्ट इलियम में। तो बच्चों डिओडेनम कैसा पार्ट है? तो आपने अभी देखा कि स्टमक से जो ट्यूब निकलता है उस ट्यूब को हम लोग कहते हैं डिओडेनम। दिस पार्ट इज नोन एज डिओडेनम। दिस पार्ट इज नोन एज डिओडेनम which arises from pyloric sphincter। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है उस पार्ट को हम डिओडेनम कहते हैं। डिओडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन which arises from stomach, which arises from the posterior part of stomach, that is known as pyloric sphincter। तो यहाँ posterior part से जो पहला पार्ट एराइज होता है उसे हम डिओडेनम कहते हैं। और इस डिओडेनम में 2 तरह के सिक्रीशन पहुँचते हैं बच्चों। यहाँ पे 2 तरह के सिक्रीशन पहुँचते हैं। वो कौन कौन से सिक्रीशन हैं? तो पहला लीवर से यहाँ पे पहुँचता है। डिओडेनम receives 2 type of juices. First one is bile juice from liver and second one is pancreatic juice from pancreas। तो बच्चों डिओडेनम में 2 तरह के सिक्रीशंस, 2 तरह के जूसेस रिसीव किए जाते हैं। पहला बाइल जूस, यहाँ हम लिख दे रहे हैं। Duodenum receives 2 type of juice. First one is bile juice from liver. Second one is pancreatic juice. Pancreatic juice from pancreas। तो यहाँ 2 तरह के जूसेस रिसीव किए जाते हैं डिओडेनम से। फर्स्ट वन इज बाइल जूस विच इज bitter in taste, which is alkaline in nature, and liver secretes bile juice and bile juice is stored in a small bladder which is known as gall bladder। तो bile juice secrete होता है लीवर से और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में और यह डिओडेनम में आकर रिलीज होता है। डिओडेनम में आकर फूड मटेरियल से मिलता है। और दूसरा जो जूस है वो पैनक्रियाटिक जूस है जो कि पैनक्रियाज से रिलीज होता है। तो बच्चों बाइल जूस में बाइल साल्ट्स पाए जाते हैं। बाइल जूस में बाइल साल्ट्स पाए जाते हैं जो कि फैट के लार्जर पार्ट को, फैट के लार्जर ग्लोब्यूल्स को या स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग यहां लिख देंगे लार्जर ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट is converted into a smaller globules of fat। तो बाइल जूस क्या करता है? फैट के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। यानी
bile juice, the bile salts of bile juice helps to break down the larger globules of the fat into a smaller globules of the fat. यानी जो बड़े बड़े फैट हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये कन्वर्ट करता है. इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इमल्सिफिकेशन. दैट प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. That process is known as emulsification of fats and that fat is known as emulsified fat. ठीक है, तो फैट का भी डाइजेशन इसेंशियल है क्योंकि हम लोग फूड मटेरियल में फैट भी लेते हैं. तो फैट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू हो जाता है. बाइल साल्ट्स लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं फैट के, और यहाँ फैट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. सेकेंड जो जूस है दैट इज नोन एज पैनक्रियाटिक जूस. इस पैनक्रियाटिक जूस से प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग ट्रिप्सिनोजेन कहते हैं. ट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव एंजाइम है, ये एक्टिव होता है ट्रिप्सिन में. ठीक है, तो ये ट्रिप्सिन में एक्टिव होता है. तो ट्रिप्सिनोजेन इज ए इनएक्टिव एंजाइम एंड ट्रिप्सिन इज द एक्टिव फॉर्म of trypsinogen and this trypsin is a protein digestive enzyme. This trypsin is a protein digestive enzyme. ये कौन सा एंजाइम है? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है. और स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन जो है वह प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे. यहाँ पे बच्चों इलियम में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है. इन इलियम कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस. इलियम में फूड मटेरियल का कंप्लीट डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन भी कंप्लीट होता है, क्योंकि इस इलियम में खास तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिसे हम विली या विलाई के नाम से जानते हैं. तो इलियम के वॉल में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स पाए जाते हैं. इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट इन देयर वॉल. इट सिक्रेट्स इंटेस्टाइनल जूस. It secretes intestinal juice and intestinal juices helps in digestion of protein, complete digestion of protein, carbohydrate and fat, carbohydrate and fat. ठीक है, तो इलियम के अंदर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं. इंटेस्टाइनल ग्लैंड से जो जूस निकलता है उसे इंटेस्टाइनल जूस या सकस इंटेरिकस कहते हैं. और यहाँ कंप्लीट डाइजेशन होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का. ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं कि कंप्लीट डाइजेशन फूड मटेरियल का कहाँ होता है. तो आपको याद रखना है स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में होता है. ठीक है, अब इस इलियम में एक खास तरह का स्ट्रक्चर है जिसे हम विली कहते हैं या विलाई कहते हैं. ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है बच्चों. ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के रूप में पाए जाते हैं. इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं. इसको हम लोग विलाई कहते हैं. विलाई क्या करता है? ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है. विलाई इंक्रीजेस द surface area. Villi increases the surface area for absorption. तो इस विलाई में
एब्जॉर्प्शन का काम होता है, क्योंकि इस विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं और ये ब्लड वेसल्स फूड मटेरियल को तेज़ी से एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होने के बाद डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स सेल में डिपॉजिट होते हैं वाया ब्लड। तो बच्चों, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने स्टडी किया कि फूड मटेरियल का डाइजेशन डिफरेंट पार्ट में होता है। पहला जो डाइजेशन होता है वो बकल कैविटी में स्टार्च का डाइजेशन होता है, दूसरा डाइजेशन स्टमक में होता है, तीसरा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 जगह डाइजेशन होता है, डिओडेनम में और लास्ट इलियम में। तो बच्चों, फूड मटेरियल का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होने के बाद वह अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है और लार्ज इंटेस्टाइन में वह फीकल मैटर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ सर्टेन बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को फीसेस में या फीकल मैटर में कन्वर्ट करते हैं और वह फीकल मैटर हम लोग एनस से बाहर रिलीज कर देते हैं। तो बच्चों, ये पूरा का पूरा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। इसमें हम लोगों ने ह्यूमन बींग्स के अंदर फूड का जो डाइजेशन है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। वैसे स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और उन्हें वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। तो बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।